तो हाँ जी स्टूडेंट, जिन भी बच्चों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नेम है मैथ्स वर्ल्ड बाय प्रवीण सिंघल। तो बेटा आज की क्लास में हम होमोमॉर्फिज्म वाले चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम कर रहे हैं जिसका नेम है मेन थ्योरम ऑन कोशिएंट ग्रुप। इससे पिछली क्लास में हमने की थी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप मॉर्फिज्म। तो बेटा पेपर में ये थ्योरम हो सकता है इस नेम से आए, स्टेट एंड प्रूव मेन थ्योरम ऑन कोशिएंट ग्रुप। अगर इस नेम से आती है तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखना पड़ेगा और इसका डेरिवेशन भी। और हो सकता है आपको ये स्टेटमेंट लिख कर दे दे तो फिर आप डेरिवेशन कर ही दोगे। तो बेटा स्टेटमेंट बड़ा सिंपल सा है, कोई ज़रूरी नहीं है ऐसे प्रॉपर लाइन को आपको याद करना है। आप अपनी लैंग्वेज में स्टेटमेंट लिख सकते हो। मेन अपने को स्टेटमेंट में गिवन क्या है बेटा, जी और जी डैश आपको दो ग्रुप दे रखे हैं। एफ एक फंक्शन है जो जी से जी डैश में डिफाइन है और इस तरीके से डिफाइन है कि मॉर्फिज्म दे रखा है। बेटा मॉर्फिज्म का मतलब होमोमॉर्फिज्म से ही होता है। तो एफ आपको जी से जी डैश में होमोमॉर्फिज्म दे रखा है, मतलब एफ जी से जी डैश में होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई। ये हमें गिवन है। और जी और डी डैश हमें क्या दे रखे हैं, ग्रुप। और क्या दिया हुआ है, एंड एन इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी कंटेन इन के। बेटा ये नॉर्मल सब ग्रुप का साइन है। तो एन जो है वो जी का कौन सा ग्रुप है, नॉर्मल सब ग्रुप। और एन जो है वो कंटेन कर रहा है किसमें, के में। मतलब एन सेट छोटा है और के सेट बड़ा है। के अपने अंदर पूरा पूरा एन को रखता है, ये अपने को गिवन है। ये मत समझ लेना जी के अंदर है, जी नहीं है। एन इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी एंड एन कंटेन इन के, एन के अंदर है। और कर्नल ऑफ एफ, यानी बेटा कर्नल ऑफ एफ का मतलब जी से जी डैश में जो कर्नल डिफाइन होगा वो एफ फंक्शन से रिलेटेड है, मतलब कर्नल जी के अंदर है, सीधी सी बात। कर्नल ऑफ एफ लिखा हुआ है, इसका मतलब एफ फंक्शन जहां से डिफाइन हो रहा है, किस सेट से डिफाइन हो रहा है, जी से। तो जी सेट के अंदर कर्नल है, हमें पता भी है पहले सेट के अंदर कर्नल होता है। और एफ दे दिया तो इसका मतलब जी वाले के अंदर ही कर्नल है। तो बेटा जो फंक्शन का नाम लिखा होता है इसका मतलब कर्नल उसी वाले पहले सेट में होता है। तो कर्नल हमारा जी के अंदर है। और क्या कह रहा है, देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक मॉर्फिज्म जिसका नाम है फाई। बेटा फाई जो है हमें उसको एक तो एग्जिस्ट करवाना है और एक उस फाई को हमें मॉर्फिज्म यानी होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना है। और एग्जिस्ट के लिए हम फाई को वेल डिफाइन प्रूव करेंगे। तो बेटा कुल मिलाकर इस थ्योरम में फाई जो कि गिवन है जी अपॉन एन से जी डैश में फंक्शन डिफाइन है और हमें प्रूव करना है एफ बराबर फाई ओ पी। अब आप कहोगे सर स्टेटमेंट कुछ समझ नहीं आया। बेटा सिंपल वे में समझाता हूँ कि हमें गिवन क्या क्या है। बेटा जी और जी डैश हमें दो ग्रुप दे रखे हैं, स्टेटमेंट भी आप यही लिख सकते हो। और क्या लिखोगे, एफ इज अ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी टू जी डैश एंड एन इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी कंटेन इन के। फिर क्या लिख दोगे, ये लाइन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे लिखना हो चाहो तो साथ में लिख देना द कर्नल ऑफ एफ, मतलब जी के अंदर कर्नल है। तो फिर कहता देन का मतलब तब हमें सिद्ध क्या करना है, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक मॉर्फिज्म। एक फाई नाम का फंक्शन दिया हुआ है जो जी अपॉन एन से जी डैश में डिफाइन किया गया है और उस फाई फंक्शन को हमें एक तो एग्जिस्ट करवाना है और एक फाई फंक्शन को हमें होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना है। और एग्जिस्ट के लिए हम वेल डिफाइन प्रूव करेंगे। उसके अलावा हमें एक प्रॉपर्टी और प्रूव करनी है कि एफ फंक्शन बराबर है फाई ओ पी। तो बेटा हमें कुल मिलाकर इस थ्योरम में तीन चीज़ें प्रूव करनी है। फाई फंक्शन को एग्जिस्ट के लिए वेल डिफाइन, फाई फंक्शन को होमोमॉर्फिज्म और एक हमें एफ बराबर लेकर आना है फाई ओ पी। तो ये तीन चीज़ें प्रूव करते ही हमारी मेन थ्योरम ऑफ कोशिएंट ग्रुप की थ्योरम खत्म हो जाएगी। अब देखो इस पूरे स्टेटमेंट में फाई फंक्शन तो हमें पता है कहाँ से कहाँ डिफाइन है, एफ फंक्शन भी पता है हमें कहाँ से कहाँ डिफाइन है, पर पी फंक्शन के बारे में कुछ भी नहीं बता रखा। तो देखते हैं पी फंक्शन हम इस थ्योरम के अकॉर्डिंग कहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो पी फंक्शन हमें खुद डिफाइन करना पड़ेगा, तो वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो इस स्टेटमेंट में जो जो गिवन है पहले हमने वो लिखा। तो प्रूफ स्टार्ट हो रहा है। थ्योरम बड़ी सिंपल है, जिन बच्चों ने कल की फंडामेंटल थ्योरम की हुई है उनके लिए ये थ्योरम कुछ भी नहीं है। स्टेटमेंट थोड़ा अटपटा सा था बट वो स्टेटमेंट बड़े आराम से आपको ये थ्योरम प्रूव करवा देगा। तो सबसे पहले गिवन है जी और जी डैश आपको दो ग्रुप दे रखे हैं। एफ एक फंक्शन दिया हुआ है जी से जी डैश में सच दैट एफ आपको मॉर्फिज्म यानी होमोमॉर्फिज्म दे रखा है। अगर एफ होमोमॉर्फिज्म दे रखा है तो वो होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी को क्या करेगा, सेटिस्फाई। दैट मीन्स एफ ए बी को आप लिख सकते हो एफ ए एफ बी। इतने इतने का डायग्राम बना देते हैं। तो एफ फंक्शन जी से जी डैश में डिफाइन है, तो एक तरफ मैंने जी सेट बनाया और एक तरफ जी डैश, और एफ फंक्शन जी से जी डैश में डिफाइन कर दिया।
अब अगर जी में ए बी टाइप के एलिमेंट है तो एफ जब ए पे लगेगा तो किसका एलिमेंट मिलेगा, जी डैश का। तो जी डैश के एलिमेंट को एफ ए भी बोल सकते हो या ए डैश भी बोल सकते हो। ऐसे ही एफ बी बराबर बी डैश। तो मैंने पहली लाइन पढ़कर जो चीज़ मुझे समझ आई मैंने लिखी। फिर गिवन है एन इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी एंड एन इज कंटेन इन के। तो पहले इस लाइन को पूरा एज इट इज बुला लिया मैंने। अच्छा, उसके अलावा हमें क्या दिया हुआ है, कर्नल ऑफ एफ। कर्नल ऑफ एफ का मतलब एफ फंक्शन से रिलेटेड है कर्नल, इसका मतलब। और कर्नल होता हमेशा कौन से सेट में है, पहले सेट में। तो बेटा कर्नल को डिफाइन कर देते हैं। एंड कर्नल ऑफ एफ का मतलब पहले सेट के वो एलिमेंट, पहला सेट है कौन, जी। तो पहले सेट के वो एलिमेंट, यहाँ पर ए भी लिख सकते हो क्योंकि मैंने जी में ए बी टाइप के एलिमेंट लिखे हैं। तो एलिमेंट से मत डरना कि याद रखना पड़ेगा क्या कहाँ ए कहाँ बी कहाँ एक्स, नहीं, आप एक तरीके के लिख सकते हो सारे एलिमेंट्स। तो बेटा पहले सेट के वो एलिमेंट जिनके ऊपर फंक्शन लगाने पर वो दूसरे ग्रुप की क्या देंगे, आइडेंटिटी। और जी डैश की आइडेंटिटी का नाम क्या होता है, ए डैश। तो ये मैंने कर्नल की परिभाषा लिख दी। उसके अलावा थ्योरम में गिवन है एन इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी कंटेन इन के। तो इस लाइन को मैंने पूरा ब्रेक करके लिखा, एन इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी कंटेन्ड इन के। और कंटेन्ड इन के का मतलब एन के अंदर है, दैट मीन्स एन कंटेन कर रहा है के में, यानी एन सेट छोटा है और के सेट बड़ा है। एन में जितने भी एलिमेंट है वो सभी के अंदर है। ये हमें थ्योरम के अंदर गिवन है, हमने मानना नहीं है। अच्छा, अब एन हमें नॉर्मल सब ग्रुप दे रखा है जी का। अगर एन नॉर्मल सब ग्रुप है जी का तो थ्योरम का नाम क्या था, मेन थ्योरम ऑन कोशेंट ग्रुप। तो कहीं ना कहीं कोशेंट ग्रुप लेकर आना है। तो जी अपॉन एन, और आपको कहा था जो चीज़ नीचे लिखते हो उसका नॉर्मल सब ग्रुप होना जरूरी है। अगर वो नॉर्मल सब ग्रुप है तो ये चीज़ कोशेंट ग्रुप है। तो जी अपॉन एन क्या हो जाएगा, कोशेंट ग्रुप। अब कोशेंट ग्रुप के अंदर एलिमेंट किस टाइप के होते हैं, तो बेटा जी अपॉन एन में एलिमेंट किस टाइप के होते हैं, ये पूरा का पूरा सेट इंटू जी से मांगे हुए एलिमेंट। और जी से किस टाइप के एलिमेंट मांग रहे हैं, ए टाइप के। तो यहाँ पर ए आ गया। तो कोसेट्स की कलेक्शन होती है कोशेंट ग्रुप, आपको बताया हुआ है मैंने। अच्छा, प्लस कोशेंट ग्रुप में प्रॉपर्टी होती है कि जी अपॉन एन, यानी कोशेंट ग्रुप से जो भी दो एलिमेंट लोगे, अब इसके एलिमेंट दिखते कैसे हैं, एन ए एन बी टाइप के। तो एन ए और एन बी का प्रोडक्ट करोगे तो एक एन खत्म हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या आएगा, एन ए बी। यहाँ पर प्रोडक्ट से मतलब नहीं होता, ये प्रॉपर्टी है। एन ए एन बी को आप क्या लिख सकते हो, एन ए बी। तो ये बात याद रखना, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद ये इतना तो गिवन था हमें, अभी तक हमने कुछ अपनी तरफ से लेट नहीं किया। और आपको ये क्वेश्चन ग्रुप क्यों ला कर आए, तो बेटा फाइव फंक्शन देखो कहाँ से कहाँ डिफाइन किया हुआ है, जी अपॉन एन से जी डैश। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन ग्रुप की बात कर रहा है वो, तो हमें क्वेश्चन ग्रुप लाना जरूरी था, हम ले आए। तो बेटा यहाँ तक तो अपने को गिवन ही थी, और क्वेश्चन ग्रुप गिवन है तो उसके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है, तो ये प्रॉपर्टी भी लिखनी पड़ेगी। अब हमें गिवन है फाई एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, कहाँ से कहाँ, जी अपॉन एन से जी डैश। तो इतने का डायग्राम बना लेते हैं। तो बेटा जी अपॉन एन में किस टाइप के एलिमेंट है, एन ए एन बी। और दूसरी तरफ हमें जी डैश बनाना है, जी डैश में एलिमेंट किस टाइप के हैं, ऊपर मैंने दिखाए हैं एफ ए एफ बी, चाहे ए डैश बी डैश लिख लो, पर हम हमेशा एफ ए एफ बी टाइप के लिख रहे हैं। उसके बाद हमें जी अपॉन एन से जी डैश में फंक्शन डिफाइन करना है जिसका नाम उसने रखा हुआ है फाई। तो हमने फाई फंक्शन रख दिया। और फाई फंक्शन डिफाइन क्या हुआ है, फाई जब भी एन ए पे लगेगा तो क्या मिलेगा, एफ ए। ऐसे ही फाई एन बी पे लगेगा तो क्या मिलेगा, एफ बी। तो कुल मिलाकर फंक्शन डिफाइन क्या हुआ है, फाई जब भी एन ए पर लगेगा तो क्या मिलेगा, एफ ए। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर स्टार। तो अब हमें प्रूव करनी है थ्योरम, तो लिखा टू प्रूव देयर एग्जिस्ट यूनिक मॉर्फिज्म सच दैट एफ बराबर फाई ओ पी। तो कुल मिलाकर तीन चीज़ें, फाई फंक्शन को एग्जिस्ट करवाना है, फाई फंक्शन को होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना है, और एफ बराबर फाई ओ पी लेकर आना है। तो मैंने ये सारी बातें लिखी। फॉर दिस वी विल प्रूव, फाई को हमें एक तो वेल डिफाइन प्रूव करना है, वेल डिफाइन का मतलब एग्जिस्ट वाला पार्ट प्रूव हो जाएगा। फिर फाई को हमें होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना है, तो मॉर्फिज्म वाला पार्ट प्रूव हो जाएगा। और एक हमें एफ बराबर फाई ओ पी। तो सबसे पहले मैं थ्योरम में प्रूव कर रहा हूँ फाई को वेल डिफाइन। तो बेटा थ्योरम मेरी पूरी एज इट इज़ लिखी हुई है बढ़िया तरीके से, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, फाई को वेल डिफाइन प्रूव करने से पहले हम एक मैपिंग, क्योंकि हमें तीसरा पार्ट प्रूव करना है एफ बराबर फाई ओ पी। ओ का मतलब क्या है वो समझाऊंगा मैं अभी आपको। तो बेटा पी फंक्शन हमें कहीं भी डिफाइन नहीं कर रखा, तो हम कहाँ से कहाँ डिफाइन करेंगे, सिंपल सेट से कोशिएंट में। आपको मैंने एक थ्योरम करवाई थी, शायद कैनोनिकल फॉर्म समझाई थी इसी चैप्टर में। तो बेटा वो फंक्शन हमेशा कहाँ से कहाँ डिफाइन होता है, सिंपल से कोशिएंट ग्रुप में। तो आपने अपनी मर्जी से एक पी नाम का मैपिंग यानी फंक्शन डिफाइन किया है जी से जी अपॉन एन। अब जी में किस टाइप के एलिमेंट है, ए बी टाइप के। और जी अपॉन एन में किस टाइप के एलिमेंट होते हैं, ये पूरा का पूरा एन इंटू जी से मांगे हुए एलिमेंट। जी से किस टाइप के एलिमेंट है, ए टाइप के बी टाइप के।
तो जी अपॉन एन में किस टाइप के एलिमेंट है, एन ए एन बी। तो फंक्शन क्या डिफाइन हुआ, पी जब ए पे लगेगा तो क्या मिलेगा, एन ए। तो पी जब ए पे लगेगा तो क्या मिलेगा, एन ए। इसे दे दिया इक्वेशन नंबर 2। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। अब काम करते हैं बेटा स्टार्ट हमारी थ्योरम। तो पी फंक्शन आपको याद रखना है, सिंपल से क्वोशिएंट में इस थ्योरम में डिफाइन करना है। नीचे मैंने कंप्लीट डायग्राम बनाया है, जितने भी सेट थे और जो जो फंक्शन थे इस पूरी थ्योरम में। तो पहले इस डायग्राम को देखते हैं, फिर बात करते हैं इस चीज़ की। तो बेटा अपने पास टोटल 3 थे, एक तो जी था, एक जी डैश था और एक जी अपॉन एन था। जी अपॉन एन से जी डैश वाले फंक्शन का नाम क्वेश्चन में गिवन था फाई, और जी से जी डैश वाले फंक्शन का नाम भी गिवन था एफ। जी में हमने किस टाइप के एलिमेंट मांगे थे, ए और बी, और जब भी एफ ए इस पे लगेगा तो जी डैश का एलिमेंट एफ ए बन जाएगा, जिसे हम ए डैश भी बोलते हैं, ऐसे ही बी डैश भी बोलते हैं। तो ये तो मैंने जी से जी डैश वाला डायग्राम बना दिया, जो मैंने अलग से भी बना रखा है इसी थ्योरम में। फिर जी अपॉन एन से जी डैश की बात करें तो जी अपॉन एन में एन ए एन बी टाइप के एलिमेंट होते हैं, और फाई जब एन ए पे लगेगा तो किसका एलिमेंट बनेगा, जी डैश एफ ए टाइप का। वो हमने इक्वेशन नंबर स्टार दे रखी है। और फिर देखो ये वाली चीज़ रिजर्व हो गई, ये रिजर्व हो गई, तो पी फंक्शन हमें यहाँ से यहाँ डिफाइन करना पड़ा। यहाँ से यहाँ भी कर सकते हो, पर यहाँ से यहाँ अगर करोगे तो कॉम्प्लिकेसी बढ़ जाएगी, इसलिए आपने सिंपली जी से कहाँ पर डिफाइन करना है, जी अपॉन एन में। तो बेटा फंक्शन पी डिफाइन किया हमने जी से जी अपॉन एन में, और फंक्शन बना क्या, पी जब ए पे लगेगा तो क्या बनेगा, एन ए। तो पी जब ए पे लगेगा तो क्या बनेगा, एन ए। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बनी हुई है इस थ्योरम की। तो ये कंप्लीट डायग्राम भी बना के आना है, टीचर को पता लगेगा कि आपने अच्छे से प्रिपरेशंस की हैं। अब अपनी मेन थ्योरम स्टार्ट करते हैं। बेटा सबसे पहले फाई फंक्शन को हमें एग्जिस्ट प्रूव करना है, और एग्जिस्ट के लिए हम उसको वेल डिफाइन प्रूव कर रहे हैं। अब वेल डिफाइन लास्ट क्लास में मैंने सिखाया था बेटा, जिस फंक्शन को वेल डिफाइन प्रूव कर रहे हो वो फंक्शन जहाँ से निकल रहा है उसके दो एलिमेंट को इक्वल लेकर चलोगे। तो फाई फंक्शन निकल रहा है जी अपॉन एन से, तो आप इसके किन्हीं दो एलिमेंट को इक्वल लेकर चलोगे। तो आप एन ए बराबर एन बी तो लेकर चलोगे, और प्रूव क्या करोगे कि इन पे जब फंक्शन लग जाएगा तो वो इमेजेस भी बराबर हैं। तो फाई एन ए और फाई एन बी को क्या प्रूव करना है, इक्वल। अगर हमने कर दिया तो इसका मतलब एलिमेंट एक है और उसकी एक ही इमेज है, दैट मीन्स एक की दो इमेज नहीं है। तो फाई फंक्शन एग्जिस्ट है, वेल डिफाइन है। तो बेटा जो चीज़ हम लेकर चलते हैं यानी एन ए बराबर एन बी, उसको हमने बुला लिया। बेटा वैसे जैसे मैंने पिछली थ्योरम में करवाया था, मुझे बी पसंद नहीं है तो मैंने दोनों तरफ बी इन्वर्स से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। एलिमेंट इंटू उसका इन्वर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो बेटा ये इन्वर्स लो है जी सेट के लिए, जी ग्रुप दे रखा है तो इन्वर्स प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। तो बी इन्वर्स को क्या लिख दिया, ई। कल भी बताया था सेट इंटू आइडेंटिटी इज इक्वल टू सेट, तो एन इंटू ई को क्या लिखोगे, एन। तो ये स्टेप चल ही रहा है, और एन ई को लिख दिया हमने एन। अब कल एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, कैपिटल एच इंटू स्मॉल एच इक्वल टू कैपिटल एच। तो ये स्मॉल एच किस में चला जाता है, कैपिटल एच में। तो बेटा ध्यान से देखना मेरे पेन को, कैपिटल एच स्मॉल एच इक्वल टू कैपिटल एच। तो ये इतनी चीज़ स्मॉल एच है, तो ये स्मॉल एच किस में चला जाएगा, कैपिटल एच में। तो ये ए बी इन्वर्स चला जाएगा एन में, तो ए बी इन्वर्स चला जाएगा एन में। अब देखो ए बी इन्वर्स एन में चला गया, और क्वेश्चन के अंदर गिवन है एन कंटेन्ड इन के। मैंने आपको वहाँ पर बारी बारी फोकस भी करवाया था कि हमें थ्योरम में गिवन है एन छोटा है और के सेट बड़ा है, तो एन के सारे एलिमेंट किस में है, के में। अब ये एलिमेंट एन में चला गया बाय इस प्रॉपर्टी। अगर ए बी इनवर्स एन में चला गया दिस प्रॉपर्टी से, तो एन आगे किस में चला गया, के में। तो बेटा जो भी एलिमेंट एन के पास है वो जाएंगे ही जाएंगे किस में, के में। तो इसलिए मैंने लिखा नेक्स्ट स्टेप में ए बी इनवर्स जाएगा ही जाएगा किस में, के में, क्योंकि एन सेट पूरा का पूरा किस में कंटेन है, के में। तो एन में जितने भी एलिमेंट है वो सारे के में जाएंगे, तो ए बी इनवर्स किस में चला गया, के में। अब हमें क्वेश्चन में क्लियरली गिवन है कर्नल जो है वो एफ फंक्शन पे परिभाषित है। तो एफ फंक्शन पे परिभाषित का मतलब अगर कोई एलिमेंट कर्नल में है तो वो कर्नल की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। और कर्नल की प्रॉपर्टी क्या है कि इस पूरे पे जिस चीज़ का वो कर्नल है, किसका है, एफ का। पहले वाली थ्योरम में भी एफ फंक्शन के लिए ही था, तो थोड़ा ध्यान रखना। तो इस पूरे पे एफ लगने पर वो दूसरे ग्रुप की क्या देगा, आइडेंटिटी। अच्छा क्वेश्चन में या थ्योरम में गिवन है एफ होमोमॉर्फिज्म है, तो एफ ए बी इनवर्स को आप लिख सकते हो एफ ए एफ बी इनवर्स, बराबर में ई डैश चल ही रहा है। अब बेटा इन्वर्स में मैंने आपको प्रॉपर्टी सिखाई हुई है कि ये माइनस बाहर आ जाता है, तो मैंने नेक्स्ट स्टेप में माइनस को बाहर कर दिया। फिर मुझे ये स्टेट एलिमेंट पसंद नहीं है, तो मैं एफ बी से दोनों तरफ क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई। तो इस तरफ भी एफ बी का और इस तरफ भी एफ बी का क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। अब ध्यान से सुनना,
यहाँ से ये स्टेप हटा दो आइडेंटिटी। फिलहाल मैंने इन्वर्स लो लगाया है, एलिमेंट इंटू उसका इन्वर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। क्योंकि एफ लगा हुआ है तो जी डैश के एलिमेंट है, तो आइडेंटिटी भी जी डैश की। तो इतने इतने में इन्वर्स लो लगा दें तो एलिमेंट इंटू उसका इन्वर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी, और जी डैश की आइडेंटिटी है ई डैश। ऐसे ये स्टेप मैंने एज इट इज चलने दिया। अब देखो एलिमेंट इंटू आइडेंटिटी इज इक्वल टू एलिमेंट, एलिमेंट इंटू आइडेंटिटी इज इक्वल टू एलिमेंट। तो ये कौन सा लो लगाया है? आइडेंटिटी लो। तो यहाँ रीजन दे देना आइडेंटिटी लो, किसमें? जी डैश में। और जी डैश की आइडेंटिटी लो यही होता है, एलिमेंट इंटू आइडेंटिटी इज इक्वल टू एलिमेंट। एलिमेंट का नाम एफ ए है और इधर एलिमेंट का नाम एफ बी है। अब आपने इक्वेशन नंबर स्टार, जहाँ पर आपने फाई फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, मैं आपके लिए यहाँ लिख देता हूँ, बाकी आप तो पेपर में ऐसे ही लिखना प्रॉपर। आपने ये फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, फाई एन ए पे लगेगा तो क्या मिलेगा? एफ ए। तो आप एफ ए को लिख सकते हो फाई एन ए, तो आपने एफ ए को स्टार नंबर इक्वेशन से लिख दिया फाई एन ए। ऐसी एफ बी, बेटा एफ बी होगा तो फाई एन बी, तो बेटा इसको लिख दिया फाई एन बी। और यही मुझे प्रूव करना था, चेक कर सकते हो आप। वेल डिफाइन के लिए हमें फाई एन ए बराबर फाई एन बी लाना था, तो वो आ चुका है। और वो आने का मतलब फाई फंक्शन वेल डिफाइन, वेल डिफाइन का मतलब फाई फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। अब हमें प्रूव करना है फाई फंक्शन को होमोमॉर्फिज्म। तो नेक्स्ट पार्ट करते हैं बेटा। फाई फंक्शन को क्या प्रूव करना है? होमोमॉर्फिज्म। अब होमोमॉर्फिज्म के लिए हमें होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी प्रूव करनी है, तो उसके लिए हमें पहले डायग्राम देखना पड़ेगा कि फाई फंक्शन निकल कहाँ से रहा है। तो मैं डायग्राम यहीं बुला देता हूँ, क्योंकि इतना बैक जाएंगे तो आपको बातें समझ नहीं आएंगी। जी अपॉन एन से जी डैश, इसमें फाई फंक्शन डिफाइन था। और बेटा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जी अपॉन एन में एलिमेंट जो हैं वो एन ए एन बी टाइप के हैं। तो बेटा कुल मिलाकर अगर हमें फाई को होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना है, तो जो भी फाई फंक्शन जहाँ से निकल रहा है उसके दो एलिमेंट्स को बुलाओ और उस पर फाई लगाओ। तो फाई एन ए एन बी बराबर प्रूव करना है, फाई एन ए पे अलग हो जाएगा और फाई एन बी पे अलग हो जाएगा। जैसे अगर एफ होमोमॉर्फिज्म होता है तो एफ ए बी बराबर हम लिखते हैं एफ ए एफ बी। कल भी डिटेल में समझाया था मैंने, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जी होता है, यहाँ पर जी डैश होता है, तो इसमें ए बी टाइप के एलिमेंट होते हैं। तो आप यहाँ पर ए बी लिख कर फिर एफ लगाते हो और एफ को इन पे अलग और इन पे अलग प्रूव करते हो। तो बेटा यहाँ पर जो फाई है वो जी अपॉन एन से निकल रहा है, तो जी अपॉन एन में एलिमेंट ए और बी टाइप के नहीं है, एन ए और एन बी। तो एफ की जगह तो आ गया फाई, ए की जगह आ गया एन ए और बी की जगह एन बी। तो यहाँ भी फाई एन ए फाई एन बी। तो बेटा आपको ये प्रॉपर्टी प्रूव करनी है, तब जाकर फाई होमोमॉर्फिज्म प्रूव होगा। एलएचएस बुला लो। तो फाई एन ए एन बी, बेटा आपने क्वेश्चन ग्रुप की डेफिनेशन इसी थ्योरम में लिखी है, जहाँ पर आपने सीखा है कि एन ए एन बी में एक एन खत्म हो जाता है। रीज़न मैंने साइड में लिख दिया, हालांकि वापस एन ए एन बी होता है एन ए बी क्वेश्चन ग्रुप की प्रॉपर्टी से। तो बेटा एन ए एन बी को लिख दिया एन ए बी, फाई चल ही रहे। अब फाई एन ए बी को इक्वेशन नंबर स्टार से, इक्वेशन नंबर स्टार मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए। बेटा इक्वेशन नंबर स्टार थी फाई एन ए इज इक्वल टू एफ ए। तो सोचो फाई एन ए बी इज इक्वल टू एफ ए बी, जैसे यहाँ पर एन खत्म हो जाता है, फाई की जगह एफ हो जाता है और ये वाला एलिमेंट आ जाता है एज इट इज। तो सोचो फाई एन ए बी बराबर में आएगा एफ ए बी। तो बेटा फाई एन ए बी को इक्वेशन नंबर स्टार से लिख दिया एफ ए बी। अच्छा क्वेश्चन में हमें एफ तो होमोमॉर्फिज्म दे रखा है, तो एफ को ए पे अलग बी पे अलग, तो एफ ए और एफ बी। फिर से स्टार यूज कर दो, बेटा एफ ए को लिख सकते हो फाई एन ए, ऐसे ही एफ बी को लिख सकते हो फाई एन बी। तो इस एफ ए को लिख दिया फाई एन ए और एफ बी को लिख दिया फाई एन बी। यही मेरी आर एच एस है। तो बेटा एल एच एस बराबर आर एच एस आ गया, दैट मीन्स फाई फंक्शन आपका क्या प्रूव हो गया? होमोमॉर्फिज्म। लास्ट हमें प्रूव करना है एफ बराबर फाई ओ पी। बेटा खाली फंक्शंस का कोई मतलब नहीं होता, ये सारे फंक्शन है, तो बेटा इनको कोई ना कोई एलिमेंट देना पड़ेगा। हमने पूरी बुक इस चैप्टर में या इस थ्योरम में ए और बी से नाम शो किए हैं, तो बेटा आपको इसका मतलब प्रूव करना है, इसको भी एलिमेंट ए दे दो और इधर भी एलिमेंट ए दे दो। तो बेटा हमें कुल मिलाकर एफ ऑफ ए बराबर प्रूव करना है फाई ऑफ पी ए। अगर ये प्रूव हो गया तो ए से ए कसम से हटा दो, तो एफ बराबर फाई ओ पी प्रूव हो जाएगा। तो बेटा आपको ये लाइन प्रूव करनी है पहले, तो आर एच एस बुला लो, फाई ओ पी ए। अब जो बच्चे ग्रुप थ्योरी की बुक को अच्छे से पढ़ चुके हैं उनको पता होगा बेटा ओ का मतलब होता है कंपोजिट फंक्शन, संयुक्त फलन। और कंपोजिट फंक्शन सोल्व करने का तरीका होता है, इस ओ को हटाकर लगाओगे बड़ा ब्रैकेट, तो बेटा फाई चल ही रहे, ओ को हटाकर आपने लगा दिया बड़ा ब्रैकेट और बड़े ब्रैकेट में आ गया ये पूरा एलिमेंट पी ए। अब इक्वेशन नंबर 2 देखो, इक्वेशन नंबर 2 मैं आपके लिए यहीं लिख देता हूँ। आपने डिफाइन किया हुआ है पी ए बराबर एन ए,
तो बेटा पी ए की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से क्या आ गई, एन ए। तो पी ए की जगह रख दिया आपने एन ए, फाई चल ही रहा है। फिर इसमें लगा दो इक्वेशन नंबर स्टार, फाई एन ए को लिख सकते हो एफ ए, इक्वेशन नंबर स्टार आपकी यही है, फाई एन ए इज इक्वल टू एफ ए। तो फाई एन ए को लिख दिया बेटा एफ ए लिखने का मतलब आ गई आपके पास एल एच एस। तो बेटा एल एच एस बराबर आ गया आर एच एस, मतलब आपने प्रूव कर दिया एफ ए बराबर फाई ओ पी ए। और फिर अब ए से ए हटा सकते हो, तो कुल मिलाकर एफ बराबर क्या आ गया, फाई ओ पी। तो बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम थी जिसका नेम था मेन थ्योरम ऑन कोशेंट ग्रुप। तो बेटा इस थ्योरम को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो मैंने प्रॉपर वे में आपको लिखवा दी हैं ये थ्योरमें। तो पेपर के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिन्हें आप ध्यान से करके जाएंगे। ओके, थैंक यू क्लास।